नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आज शिक्षण अभिरुचि की यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 14। इससे पहले दोस्तों हमने 13 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मैंने बताए हैं पहले, तो आपने आंसर भी करना है साथ ही साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों कि आपने आज के सेशन में जो है कितने क्वेश्चन सही किए। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन है राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार मॉक टेस्ट में रिपीट हो चुका है। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर, राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी। बताइए क्या रहेगा, 10 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1949, या फिर 20 अगस्त 1949, या फिर 25 अगस्त 1949। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों राधा कृष्णन आयोग के बारे में। तो राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों भारत सरकार को कब सौंपी, 25 अगस्त 1949। तो डी ऑप्शन दोस्तों राइट रहेगा इसका। बात करें दोस्तों राधा कृष्णन आयोग की, तो मैंने आपको यहाँ से सारे फैक्ट बताए थे राधा कृष्णन आयोग से। राधा कृष्णन आयोग दोस्तों आप सभी जानते हैं, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ आपको पूछा जा सकता है। राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था, गठन 4 नवंबर, ठीक है, अब आपको याद हो चुका होगा, 4 नवंबर 1948 को दोस्तों गठन हुआ था राधा कृष्णन आयोग का। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों भारत सरकार को कब सौंपी, तो याद रखेंगे 25 अगस्त 1949। क्लियर है, गठन कब हुआ और भारत सरकार को रिपोर्ट कब सौंपी, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। बात करें दोस्तों राधा कृष्णन आयोग ने दोस्तों क्या क्या सुझाव दिए, तो कई सुझाव दिए दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो राधा कृष्णन आयोग ने दोस्तों यहाँ पर बात करें तो शिक्षण कार्य की बात करें तो राधा कृष्णन आयोग ने बताया कि शिक्षण कार्य जो है सप्ताह में कितने घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सप्ताह में शिक्षण कार्य जो है 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव था। साथ ही साथ दोस्तों कार्य दिवसों की बात करी, यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने कार्य दिवस कितने बताए एक साल में, तो कार्य दिवसों की संख्या बताई 180। कार्य दिवस का मतलब ये है कि शिक्षक जो है एक साल में 180 दिन जो है स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, इसमें आपका 180 जो डेज हैं दोस्तों, 180 दिन जो है इसमें आपका परीक्षा को छोड़कर यानी कि एग्जाम को छोड़कर, ठीक है, परीक्षा को छोड़कर। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें राधा कृष्णन की, तो आप जानते हैं दोस्तों इस आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, राधा कृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। इसीलिए दोस्तों इस आयोग का नाम क्या पड़ गया, राधा कृष्णन आयोग पड़ गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था दोस्तों राधा कृष्णन आयोग का अन्य नाम क्या है, तो याद रखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको मैंने बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्या है देखिए क्वेश्चन 2, राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षक की सेवा अवकाश की उम्र जो है 60 से बढ़ाकर कितनी की थी। तो आपको बताना है दोस्तों राधा कृष्णन आयोग मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो राधा कृष्णन आयोग ने दोस्तों जो शिक्षक है, तो शिक्षक की जो सेवा अवकाश की उम्र है यानी कि जो टीचर की जो रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 से बढ़ाकर कितनी की थी राधा कृष्णन आयोग ने। ऑप्शन देखिए 62, 64, 65 या फिर 61। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षक की जो सेवा अवकाश की जो उम्र है उसको 60 से बढ़ाकर कितनी की थी। तो राइट आंसर रहेगा 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष की थी, यानी कि 64 वर्ष। तो 20 का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक यानी कि ग्रेड दिया जाए यह सुझाव किस आयोग ने दिया। तो ये भी मैंने आपको अब पहले बताया है, यानी कि संख्यात्मक अंक देने के बजाय जो है सांकेतिक यानी कि ग्रेड अंक दिए जाए यह सुझाव किस आयोग ने दिया। ऑप्शन देखिए राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर, कोठारी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, अंक यानी कि संख्यात्मक अंक देने के बजाय बच्चों को क्या दिया जाए, ग्रेड अंक दिया जाए। ये सुझाव किसने दिया था, तो ये सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, मुदालियर आयोग। ठीक है, इसका गठन कब हुआ ये आपको याद रखना है। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों,
तो मुदालियार आयोग का गठन हुआ दोस्तों 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर 1952। ठीक है, याद रखेंगे मुदालियार आयोग का गठन गठन कब हुआ? 23 सितंबर 1952। और बात करें दोस्तों मुदालियार आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को कब सौंपी, ये पूछा जा सकता है। तो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी 29 अगस्त 1953। ठीक है, 52 में गठन हुआ, 53 में रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है 23 सितंबर 29 अगस्त, तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। मुदालियार आयोग का गठन हुआ 23 सितंबर 1952 और रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? 29 अगस्त 1953। ठीक है, बात करें दोस्तों मुदालियार आयोग से आपको पूछा जा सकता है मुदालियार आयोग में कुल पृष्ठ कितने थे। ठीक है, बात करें कुल पृष्ठों की, तो कुल पृष्ठ कितने थे मुदालियार आयोग में? तो याद रखेंगे 244। ठीक है, 244 कुल पृष्ठ थे दोस्तों मुदालियार आयोग की रिपोर्ट में। साथ ही साथ दोस्तों अध्याय की बात करें, आपको पूछा जा सकता है मुदालियार आयोग में कितने अध्याय थे, तो याद रखेंगे 14 अध्याय थे। ठीक है, 14 क्या थे? अध्याय। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको बताना है मुदालियार आयोग की रिपोर्ट में कितने अध्याय थे। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कितने अध्याय थे मुदालियार आयोग में, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 14 अध्याय थे। ठीक है, 14 जो है क्या थे? मुदालियार आयोग में अध्याय थे। ठीक है, तो 20 का राइट रहेगा। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको और आंसर कीजिए। किस आयोग ने सुझाव दिया कि 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ लोगों के लिए विद्यालय में व्यवस्था हो, यानी कि जो 15 से 30 वर्ष के जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था हो, विद्यालय समय के बाद या पहले। ठीक है, तो यह दोस्तों किसने ये सुझाव दिया ये बताना है आपने। कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? आंसर कीजिए। किस आयोग ने दिया था दोस्तों सुझाव? 15 से 30 वर्ष के जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था हो। पढ़ने की व्यवस्था कैसे हो? विद्यालय समय के बाद, यानी कि स्कूल टाइम के बाद या आपका स्कूल टाइम से पहले। तो ये दो जो है दोस्तों ये आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा का सुझाव किस आयोग ने दिया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा 5 का? राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा बताइए, आंसर कीजिए इसका क्या रहेगा। किस आयोग ने सुझाव दिया प्रौढ़ शिक्षा के बारे में? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका कोठारी आयोग। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कोठारी आयोग। याद रखेंगे कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा की बात की। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की। ठीक है, मैंने आपको बताया था संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था कोठारी आयोग। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको मैंने बताए थे। ठीक है, याद रखेंगे 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ लोगों के लिए विद्यालय में व्यवस्था हो, विद्यालय समय के बाद या पहले। यह सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, तो कोठारी आयोग का अन्य नाम क्या है दोस्तों? कोठारी आयोग का अन्य नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। आपको पूछा जा सकता है इसलिए याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन। ठीक है, बात करें दोस्तों कोठारी आयोग के गठन की, तो मैंने आपको बताया था कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था। कोठारी आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964। ठीक है, याद रखेंगे इसको। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964 को दोस्तों कोठारी आयोग का गठन हुआ। बात करें दोस्तों कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को कब सौंपी। ठीक है, बात करें रिपोर्ट की, तो कोठारी आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को जो है 29 जून, याद रखेंगे 1966। ठीक है, 29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। ठीक है, बात करें कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की, तो कोठारी आयोग में कुल सदस्य कितने थे? मैंने बताया था आपको कुल सदस्य कितने थे कोठारी आयोग में। तो कुल सदस्य थे दोस्तों इसमें 17। ठीक है, यानी कि 17 इसमें सदस्य थे, जिसमें आपके 11 भारतीय थे और 6 इसमें विदेशी थे। ठीक है, 11 इसमें क्या थे? इंडियन थे और 6 जो है इसमें फॉरेनर थे, यानी कि विदेशी थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कुल सदस्य कितने थे? 17।
बात करें दोस्तों कोठारी आयोग में सचिव की, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कोठारी आयोग के सचिव कौन थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, जेपी नायक। ठीक है, ये मैंने कई बार बता रखा आपको, जेपी नायक। ठीक है, बात करें दोस्तों अध्याय की, यानी कि कोठारी आयोग में कुल कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं, आपको पूछा जा सकता है। कोठारी आयोग में दोस्तों बात करें अध्याय की, तो कोठारी आयोग में दोस्तों अध्याय कितने हैं, 19 अध्याय हैं कोठारी आयोग में। और भाग की बात करें तो कितने भाग हैं कोठारी आयोग में, कोठारी आयोग में 3 भाग। ठीक है, अध्याय और भाग दोनों याद रखेंगे। कोठारी आयोग में कितने अध्याय हैं, 19, और भाग कितने हैं, आपके 3। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे कोठारी आयोग दोस्तों शिक्षा के सभी स्तरों की बात करता है, चाहे वो आपका प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या फिर उच्च शिक्षा हो। साथ ही साथ दोस्तों कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा का सुझाव दिया। ठीक है, और प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए दोस्तों, निम्न में कौन यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, भोपाल, पुणे, हैदराबाद या फिर शिलोंग। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका शिलोंग। ठीक है, डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, ये बात हो रही है यूजीसी की दोस्तों। यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मैंने आपको बताए थे। यूजीसी के दोस्तों क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो यूजीसी के दोस्तों 6 जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ है दोस्तों ये याद रखना है। पहला देखिए यहाँ पर भोपाल हो गया, पुणे, हैदराबाद, 3 ये हो गया आपके। और बाकी 3 आप याद रखेंगे, आपका बेंगलुरु हो गया, ठीक है, गुवाहाटी हो गया, और साथ ही साथ याद रखेंगे कोलकाता। ठीक है, ये 6 हो गया आपके क्षेत्रीय कार्यालय यूजीसी की। बात करें यूजीसी की दोस्तों, तो यूजीसी का दोस्तों याद रखेंगे मुख्यालय कहाँ है, आपको पूछा जा सकता है। यूजीसी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है, नई दिल्ली में। तो ये भी याद रखेंगे साथ ही साथ। ठीक है, और यूजीसी का मैंने आपको डिटेल में दोस्तों सारे फैक्ट यूजीसी से संबंधित आपको मैंने बताए हैं। तो याद रखेंगे यूजीसी का इसमें क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है पूछा था, तो शिलोंग नहीं है। बाकी ये 3 मैंने आपको बताए, हैदराबाद, पुणे, भोपाल। उसके बाद आप याद रखेंगे कोलकाता, बेंगलुरु और गुवाहाटी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। याद रखेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन किया जाना चाहिए, जिसे आगे राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग में बदल देना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया। तो आपको बताना है दोस्तों ये सुझाव किसने दिया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन किया जाना चाहिए, जिसे आगे फिर क्या किस रूप में बदल देना चाहिए, उसको राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग में उसको बदल देना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन देखिए दोस्तों, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो याद रखेंगे दोस्तों इसको, सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन किया जाना चाहिए, जिसे आगे राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग में बदल देना चाहिए। यह सुझाव दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। तो सी राइट रहेगा। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ, मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ दोस्तों 13 जून 2005। ठीक है, 13 जून 2005 को दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के समय जो है देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसको, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जब गठन हुआ उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जब गठन हुआ 13 जून 2005 को, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को कब सौंपी। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को, अपनी रिपोर्ट जो है कितनी किस्तों में दी, 4 किस्तों में। ठीक है,
4 किस्तों में दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। ये 4 किस्तों में कहने का मतलब ये है कि 13 जून 2005 को गठन हुआ और 2006 में रिपोर्ट दी, ठीक है, 7 में दी, ठीक है, 8 में दी और फाइनल जो रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को वो सौंपी 2009 में, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको, ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है, कब गठन हुआ, कब रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखने। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सुझावों की, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दोस्तों कई सुझाव दिए थे, जैसे आपका केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव दिया था, ठीक है, क्या दिया था, केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग, ठीक है, भाषा अनुवाद विभाग, तो याद रखेंगे भाषा केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था एकल खिड़की की अवधारणा जो है किस आयोग ने दी, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी। साथ ही साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय का सुझाव दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कितने प्रकार के प्रारूपों में संचालित हुई। यानी कि मैंने आपको बताया था कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय ये किस प्रकार के विद्यालय होते हैं दोस्तों, और इसमें जो है जब स्टार्ट किया गया यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को जब शुरू किया गया दोस्तों, संचालित किया गया, तो इसमें दोस्तों विद्यालय 2 प्रकार के प्रारूपों में संचालित हुए। अब ये 2 प्रकार कौन से हैं उन पर अभी हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जो है दोस्तों, ये सर्व शिक्षा अभियान ने दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA ने जो है वर्ष 2004-5 में क्या किया, 2004-5 में निर्धन वर्ग की बालिकाओं के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत की। यानी कि जो निर्धन वर्ग है उनकी बालिकाओं के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत की। यह विद्यालय 2 प्रकार के प्रारूपों में संचालित हुआ, मैंने आपको बताया 2 प्रारूप क्या थे, इसको आप याद रखेंगे, आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो पहला जो मॉडल फर्स्ट था, क्या था मॉडल फर्स्ट, 2 प्रकार के प्रारूपों में संचालित थे विद्यालय, यानी कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है। पहला मॉडल फर्स्ट में क्या था, मॉडल फर्स्ट में था दोस्तों 100 बालिकाओं हेतु आवासीय सुविधा के साथ उसी परिसर में जो है शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहला जो संचालित जो विद्यालय है वो है आपका मॉडल फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो मॉडल फर्स्ट में क्या है, 100 बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा के साथ, ठीक है, 100 बालिकाओं के साथ आवासीय सुविधा, ठीक है, आवासीय सुविधा यानी कि ऐसा विद्यालय जहां पर क्या किया गया मॉडल फर्स्ट में 100 बालिकाओं के लिए दोस्तों आवासीय सुविधा के साथ साथ जो है उसी परिसर में शिक्षण सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, ठीक है, शिक्षण सुविधा, ठीक है। पहला मॉडल तो ये था 100 बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा के साथ साथ उसी परिसर में शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसको शुरू किया गया मॉडल फर्स्ट को। और दूसरा था तो दोस्तों मॉडल 2, ठीक है, मॉडल 2 क्या था, मॉडल दूसरा दोस्तों इसमें क्या था 50 यानी कि 50 बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा, ठीक है, उनके रहने के लिए आवासीय सुविधा और दोस्तों शिक्षण हेतु, और इनके शिक्षण हेतु उन्हें पास के किसी विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी, यानी कि नियरेस्ट जो विद्यालय होगा वहां से उनको शिक्षा दी जाएगी। ये मॉडल 2 में था। तो दोनों मॉडल याद रखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान ने 2004-5 में क्या किया, जो निर्धन वर्ग है, निर्धन वर्ग की जो वो बालिकाएं जिनके लिए दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई, और यह विद्यालय 2 प्रारूपों में शुरू हुआ, मैंने आपको बताया मॉडल फर्स्ट और मॉडल सेकंड। मॉडल फर्स्ट में क्या था, मॉडल फर्स्ट में 100 बालिकाओं हेतु आवासीय सुविधा के साथ साथ उसी परिसर में शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गई, और मॉडल 2 में 50 बालिकाओं के लिए हेतु दोस्तों आवासीय सुविधा के साथ साथ क्या कराया गया, शिक्षण कार्य हेतु उनके लिए क्या किया, यहाँ पर 50 जो मॉडल 2 है इनके लिए जो शिक्षण कार्य है दोस्तों, ये जो है क्या किया गया, उनके नियरेस्ट जो स्कूल है वहां से उनको शिक्षा दी जाएगी। लेकिन मॉडल फर्स्ट में क्या था, मॉडल फर्स्ट में 100 बालिकाओं हेतु रहने की व्यवस्था भी और साथ ही साथ उसी परिसर में उनको शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल फर्स्ट में जो है उसको शुरू किया गया। तो दोनों मॉडल याद रखेंगे, 100 बालिकाओं के लिए और 50 बालिकाओं के लिए, ठीक है। एक में जो 100 मॉडल फर्स्ट है उसमें 100 बालिकाओं के लिए रहने के लिए भी और उनको अध्ययन करने के लिए भी सारी व्यवस्था की गई,
मॉडल 2 में क्या किया गया, मॉडल 2 में 50 बालिकाओं के लिए रहने की व्यवस्था की गई, लेकिन शिक्षण हेतु उनको जो है पास के किसी विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। ये 2 मॉडल याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और आरटी एक्ट 2009 से दोस्तों आपको धाराओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी धाराएं जो हैं अच्छे से देख लेनी है। तो देखिए, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में शिक्षक जो है, इनकी टीचर जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? देखिए, धारा 12, 17, 25 या फिर 28। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का? आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों धारा 28। तो डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। याद रखेंगे धारा 28 में क्या है आरटी के? तो धारा 28 में है दोस्तों शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता इसके अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों धारा 12 की। ठीक है, धारा 12 में क्या है दोस्तों? धारा 12 में क्या है आरटी के? तो इसको याद रखेंगे 25% जो है 25% कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे इसमें शामिल हैं आपकी धारा 12 में, याद रखेंगे। और धारा 17 की बात करें, धारा 17 में क्या है? बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। मैंने इसको बताया था आपको, धारा 17 में क्या है? बच्चों को शारीरिक दंड देना जो है मना है। ठीक है, शारीरिक दंड देना मना है। ठीक है, तो याद रखेंगे 17 में क्या है? शारीरिक दंड देना मना है। और धारा 12 में क्या है? धारा 12 में है आपका 25% जो है कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे इसमें शामिल होंगे। और धारा 25 क्या है दोस्तों? ये भी आपको पूछा जा सकता है। धारा 25 में मैंने आपको बताया था, धारा 25 में क्या है? इसमें दोस्तों शिक्षक व छात्र अनुपात का वर्णन है। शिक्षक और छात्र अनुपात। ठीक है, शिक्षक छात्र अनुपात। ठीक है, याद रखेंगे शिक्षक छात्र अनुपात का वर्णन किस धारा में है? ये है आपका 25 में। तो ये सारी धाराएं आपको याद रखनी है आरटीई की। ठीक है, यानी कि आरटीई एक्ट में धारा 12 में आपका 25% का है, 17 में शारीरिक दंड देना बच्चों को मना है। उसके बाद धारा 25 में क्या है? शिक्षक छात्र अनुपात है। और धारा 28 में क्या है? शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ये सभी धाराएं आपको याद रखनी है। बात करें दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 की, तो इससे संबंधित सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे। तो आरटी एक्ट 2009 में दोस्तों याद रखना है, जो एक्ट है दोस्तों ये कब जो है राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, ये पूछा जाता है। तो आरटी एक्ट 2009 दोस्तों ये राज्यसभा में कब पारित हुआ? ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में। ठीक है, और इस एक्ट को दोस्तों राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? ठीक है, राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी इसको? तो ये तीनों दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे आरटी एक्ट जो है राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो 20 जुलाई 2009। ठीक है, 20 जुलाई 2009 को दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों पारित हुआ आरटी एक्ट। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 4 अगस्त को हुआ। कब हुआ? 4 अगस्त 2009। ठीक है, 4 अगस्त 2009। और राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? तो राष्ट्रपति ने जो है आरटी एक्ट को मंजूरी दी दोस्तों 26 अगस्त 2009। ठीक है, 26 अगस्त 2009। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है दोस्तों। राज्यसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ, और राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, तो तीनों आपको याद रखना है 20 जुलाई, 4 अगस्त और 26 अगस्त। ठीक है, पाकिस्तान आपका वही रहेगा 2009। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपका आरटी एक्ट से ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आरटी एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? आपको बताना है कितनी धाराएं हैं आरटी एक्ट 2009 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका? राइट आंसर रहेगा आपका 38। ठीक है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है दोस्तों, इसमें क्या है, कितनी कुल धाराएं हैं ये बताना है। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें टोटल आपकी कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। सी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है,
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये मैं कई बार बता चुका हूँ दोस्तों आपको। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है ये बताना है। देखिए अनुच्छेद 17, 21 ए, अनुच्छेद 45 बी या फिर अनुच्छेद 40 ए। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 21 ए के अंतर्गत। ठीक है, मैंने आपको बताया था 20 ए। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा आपका। अनुच्छेद 21 ए में दोस्तों ये प्रावधान है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अगर आपको धारा पूछी जाती है, अनुच्छेद तो आपका 21 ए है, अगर धारा पूछी जाती है तो धारा भी याद रखेंगे, धारा 45 के अंतर्गत है। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? आपको बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर इसका? फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं कहाँ स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता यानी कि कलकत्ता जिसको पहले हम जानते थे, तो कोलकाता में है दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज। और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई दोस्तों इसका 1800 ईस्वी में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट रहेगा। कब हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? 1800 ईस्वी में हुई। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है दोस्तों? ये है आपका कोलकाता में। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपको बताना है इग्नू के बारे में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना कब हुई बताना है आपने। 10 सितंबर 1985, 15 सितंबर 1985 या फिर 20 सितंबर 1985 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? इग्नू की स्थापना कब हुई? तो इग्नू की स्थापना हुई दोस्तों कब हुई बताइए। इग्नू की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो आप सभी जानते हैं 1985 में जो है इग्नू की स्थापना हुई। तो डेट पूछी जा सकती है आपको, तो याद रखेंगे कब हुई। तो 20 सितंबर 1985। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे। इग्नू की स्थापना कब हुई? 30 सितंबर 1985। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है जो प्राथमिक स्कूल है 1 to 5, तो वहाँ पर दोस्तों शिक्षकों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? आप कितना बताया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 1, 2, 4, 3। तो 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2 शिक्षक जो है न्यूनतम संख्या होनी चाहिए प्राथमिक स्कूलों में, अकॉर्डिंग टू आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है दोस्तों, आप डिटेल वीडियो जरूर देखें इसकी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई बालक सबसे जो है पृथक पृथक रहता है, आप क्या करेंगे? दोस्तों यहाँ पर कोई बालक अगर जो है सबसे क्या करता है, पृथक पृथक रहता है, अलग रहता है और बच्चों से, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बच्चे को डांटेंगे या फिर विश्वास प्राप्त करेंगे बच्चे का, या फिर उसे उत्तरदायित्व देंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? अगर कोई बच्चा दोस्तों सबसे जो है अलग अलग रहता है, इनके पृथक पृथक रहता है, तो आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर रहेगा विश्वास प्राप्त करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। विश्वास का मतलब है दोस्तों कि विश्वास प्राप्त करेंगे और उसे सबके साथ क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, तो सी इसका राइट रहेगा 15 का। तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि पर। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आगे आप जो आगामी एग्जाम होने वाला है दोस्तों उसमें आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।